हाय, स्वागत है सभी का बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मौर्य कला, और मौर्य कला में हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर हो गया था कि भूमिका कैसे लिखें। अब आज भूमिका के आगे किस तरीके से अपने आंसर का फॉर्मेट बनाना है, किस तरीके से लिखना है, वो डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं कि मौर्य कला में भूमिका हम लोगों ने लिख ली थी। अब भूमिका के बाद मैंने एक लाइन लिखी थी लास्ट में कि हम मौर्य कला को निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो निम्नलिखित बिंदुओं के बाद आपको देखो फ्लो चार्ट में क्या बनाना है। फ्लो चार्ट इस तरीके का बनाएंगे आप लिखेंगे दरबारी कला, और दरबारी कला में क्या क्या चीज़ें थी। तो दो चीज़ें, एक तो स्थापत्य कला और दूसरी चीज़ थी मूर्ति कला। ठीक, दरबारी कला में एक चीज़ थी स्थापत्य कला और दूसरी चीज़ थी मूर्ति कला। अब उसके बाद पहला पॉइंट या पहली हेडिंग स्थापत्य कला। पहली चीज कि यहाँ पे नंबर नहीं देने हैं कि नंबर 1 पे हमने लिखा स्थापत्य कला को, का या खा नहीं लिखना है कि ये चीज़ें नहीं करनी है। ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि फिर एग्जामिनर समझता है कि हमने इसको पहले प्रेफर किया, इसको बाद में प्रेफर किया। ये चीज़ें नहीं, आप पॉइंट डालें, हेडिंग दे दें स्थापत्य कला। अब स्थापत्य कला में लिखेंगे क्या, किस तरीके से देखो शब्दों का खेल है मेंस एग्जाम, सिर्फ शब्दों का खेल। जिसके जितने अच्छे शब्द उसके उतने ही अच्छे मार्क्स। शब्द आप अपने खुद बनाएं, हो सके तो अपनी लैंग्वेज में लिखें। और मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं कि किस तरीके से लिखना है। तो मैं जो लिखूंगा या मैंने जो लिखा है, जो मेरे नोट्स हैं, उस हिसाब से मैंने लिखा कि जो देखो मौर्य युग था, तो मौर्य युग में या मौर्य कालखंड में, मौर्य कालखंड में शासन केंद्रीकृत होने के कारण, तथा बौद्ध, जैन व आजीवक संप्रदाय के प्रभाव के कारण पहली चीज कि मौर्य कालखंड में शासन केंद्रीकृत होने के कारण। कल मैंने बताया था कि जब शासन केंद्रीकृत होता है तो राजा के हाथों में ढेर सारी शक्तियां होती हैं और प्रजा खुशहाल होती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी होती है। तो मौर्य कालखंड में शासन केंद्रीकृत होने के कारण तथा बौद्ध, जैन व आजीवक संप्रदाय के प्रभाव के कारण और सिंधु सभ्यता से मिले प्रमाणों के आधार पर, सिंधु सभ्यता से मिले प्रमाणों। अब किस चीज के प्रमाण? विदेशी संबंध, सिंधु सभ्यता से मिले प्रमाणों। कौन से प्रमाण? विदेशी संबंध से इस कालखंड की कला पर या इस कालखंड में उपजी कला या इस तरीके से लिखेंगे कि मौर्य कालखंड में शासन केंद्रीकृत होने के कारण तथा बौद्ध, जैन व आजीवक संप्रदाय के प्रभाव के कारण और सिंधु सभ्यता से मिले प्रमाणों से इस कालखंड में उपजी कला के रूप का अभूतपूर्व या लिख सकते हैं अविस्मरणीय
विकास निम्न रूपों में देखने को मिलता है। ये स्थापत्य कला का एक तरीके से इंट्रो हुआ कि मौर्य काल में जो स्थापत्य कला थी, तो उसमें हमें क्या लिखना है कि मौर्य कालखंड में शासन केंद्रीकृत होने के कारण तथा बौद्ध, जैन और आजीवक संप्रदाय के प्रभाव के कारण और सिंधु सभ्यता से मिले प्रमाणों, कौन से प्रमाण, तो विदेशी संबंध से इस कालखंड में जो कला उपजी या जिस कला ने जन्म लिया उसके जो प्रमाण है या उसके जो स्वरूप है, उसके जो रूप है, वो हम निम्नलिखित बिंदुओं से देख सकते हैं या निम्नलिखित तरीके से या निम्नलिखित रूपों से देखने को मिलता है। वो रूप कौन कौन से होंगे, तो आपका फिर एक फ्लो चार्ट आएगा और वो फ्लो चार्ट किस तरीके से आप बनाएंगे कि वो कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो अगला जो फ्लो चार्ट होगा वो किस तरीके से बनाएंगे आप, यहां तक समझ गए, इसको हटा दें। अगला जो फ्लो चार्ट आप बनाएंगे वो किस तरीके से, हो सके स्क्रीनशॉट ले लेना अपना। अब स्थापत्य कला के स्वरूप, स्थापत्य कला के स्वरूप और उसमें क्या क्या होगा, तो पहली चीज राजमहल। राजमहल को ही बोलते हैं क्या, राजप्रसाद। दूसरा हो जाएगा स्तंभ, तीसरा हो जाएगा स्तूप, चौथा हो जाएगा गुहा विहार। ये एक फ्लो चार्ट आएगा। उसके बाद आपने अगर ये फ्लो चार्ट बना दिया, देखो स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाना। सबसे पहले दरबारी कला, दरबारी कला के दो स्वरूप, स्थापत्य कला और मूर्ति कला। फिर हमने स्थापत्य कला का इंट्रो दिया। उसके बाद स्थापत्य कला के स्वरूप राजमहल या राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और गुहा विहार। अब उसके बाद में पहला पॉइंट डाल के लिखना है राजप्रसाद या राजमहल, राजप्रसाद या राजमहल, इस तरीके से आपको मेंस लिखना है। ठीक, अब राजप्रसाद या राजमहल में क्या लिखेंगे, राजप्रसाद या राजमहल में क्या लिखेंगे, तो इसको हटा दें। उसके बाद में फिर देखते हैं क्या लिखना होगा, किस तरीके से हम सेट करेंगे अपने आंसर को, किस फॉर्मेट में सेट करेंगे। ठीक है, तो राजप्रसाद या राज महल। ठीक, कहाँ से शुरुआत की जाए, मेन चीज़ अगर आपको आंसर फॉर्मेट याद रहता है कि हमने अपने नोट्स किस आंसर फॉर्मेट में बनाए हैं, तो आप लिख के ले जाएंगे। और मैं इजी वे बताऊंगा कि आप किस तरीके से सारी चीज़ों को याद रख सकें। आप लिखेंगे क्या कि मौर्य काल में राजप्रसाद का प्रथम उदाहरण चंद्रगुप्त के राजप्रसाद से मिलता है। मौर्य काल में राजप्रसाद का प्रथम उदाहरण चंद्रगुप्त के प्रसाद में मिलता है, जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। अब ये था कहाँ, वो जगह बता देनी है कि यह या इसका प्रमाण 1914-15 व 1951 ईस्वी में
खुदाई के फलस्वरूप कुम्हार पटना में मिलता है। कुम्हार पटना में मिलता है। इस पहली चीज की मौर्य काल में राजप्रसाद का प्रथम उदाहरण चंद्रगुप्त के राजप्रसाद से मिलता है, जो अपनी भव्यता एवं सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इसका प्रमाण 1914-15 व 1951 ईस्वी में खुदाई के फलस्वरूप कुम्हार पटना से मिलता है। इसकी भव्यता निम्न बिंदुओं से या निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। समझ सकते हैं। अब आपको पॉइंट बना के लिखने हैं कि इसकी भव्यता आखिर ये था कैसा, किस चीज का इस्तेमाल हुआ इसे बनाने में, कितनी लंबाई थी, कितनी चौड़ाई थी, और इसके बारे में विदेशी जो यात्रा वृत्तांत हैं या जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने क्या कहा। तो निम्न बिंदुओं से मिलता है। तो सबसे पहले आकार, तो आकार 120 गुणा 140 फीट 120 गुणा 140 फीट आकार था। आकार कैसा था? तो 120 फुट चौड़ाई, 140 फुट लंबाई आकार में था। दूसरी चीज, कितने पाषाण स्तंभ मिले? तो लगभग इसमें 40 पाषाण स्तंभों का उपयोग, 40 पाषाण स्तंभ मिले, 40 पाषाण स्तंभ जो कि बलुआ पत्थर से निर्मित थे। दो पॉइंट हो गए। इसका आकार कैसा था? तो 140 फीट 120 फीट चौड़ाई। इसको इस तरीके से ही लिख लो, नहीं तो दिक्कत करेगा। 140 इंटू 120, 140 फीट लंबाई और 120 फीट चौड़ाई आकार में था। 40 पाषाण स्तंभ मिले जो किससे निर्मित थे? बलुआ पत्थर से निर्मित थे। फर्श और आंगन, फर्श और छत, फर्श एवं छत लकड़ी की बनी हुई थी या काष्ठ से निर्मित थी। तीन पॉइंट। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि इसमें किसका प्रयोग हुआ? अब पाषाण है, पत्थर से स्तंभ बने हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें चमक लाने के लिए क्या लगाई गई होगी? तो चमकदार पॉलिश का इस्तेमाल किया गया। चमकदार पॉलिश का इस्तेमाल। और अगर चमकदार पॉलिश लगाई गई है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चित्र तो उकेरे ही गए होंगे। चित्रकला का भी प्रभाव दिखाई पड़ा होगा इस राजप्रसाद में। तो स्तंभों पर सुंदर चित्रण, स्तंभों पर सुंदर चित्रण। तो ये इस तरीके से राजप्रसाद की हमने क्या बता दी? भव्यता बता दी कि ये कितना भव्य था और कितना विशाल था, दोनों चीज़ें। अब किस तरीके से इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, इसको आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि इसको आप पॉइंट बना के लिखें इस तरीके से कि 140 फीट लंबा और 120 फुट चौड़ा था। 40 पाषाण स्तंभ मिले जो कि बलुआ पत्थर से निर्मित थे। फर्श एवं छत लकड़ी या काष्ठ से निर्मित थी और इसमें चमकदार पॉलिश का इस्तेमाल किया गया और स्तंभों पर सुंदर चित्रण किया गया। तो ये राजप्रसाद के बारे में जो कुछ भी था वो यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बारे में, इस राजप्रसाद के बारे में किन लोगों ने क्या कहा है, जो विदेशी लोग थे उन्होंने क्या कहा, तो वो बताना है आपको। ये तो आपने भव्यता एक तरीके से इसका आकार के बारे में बता दिया। अब जो कथन बोले गए हैं राजप्रसाद को लेके, वो कथन लिख देने हैं कि हाँ किसने क्या कहा है। ठीक, तो लिखना है किस तरीके से लिखना है? तो एरियन ने इसकी भव्यता को देखकर, भव्यता को
देखकर कहा। अब अगर कोई चीज इंसान कुछ कहता है तो देखो हम लोग क्या गलती करते हैं, उसके आगे लिख दिया। लेकिन ये चीज इन्वर्टेड कामा में, कथन जो होते हैं वो हमेशा किस में, इन्वर्टेड कामा में। एरियन ने इसकी भव्यता को देखकर कहा, क्या कहा था एरियन ने कि इसकी शान शौकत, ये जो राजप्रसाद था, इस राजप्रसाद की शान शौकत ना तो सूसा के राजप्रसाद और ना ही एक बेतना कर सकते थे। ये हुआ। उसके बाद में फिर फाइयान ने क्या कहा, तो फाइयान ने यात्रा वृतांत में कहा, अपनी यात्रा वृतांत में कहा, क्या कहा कि यह मानव द्वारा निर्मित नहीं बल्कि यह देवों द्वारा निर्मित कृति थी। यह मानवीकृत ना होके, यह मानवीकृत ना होकर देवों द्वारा निर्मित था, देवों द्वारा निर्मित था। ये 2 पॉइंट हो गए। अब आपने इसकी आकार पहले बता दिया, उसके बाद में जो विदेशी लोगों ने कहा वो बता दिया। अब क्या इसके बारे में आप लिख सकते हैं, तो आज जो राजप्रसाद था वो सारा का सारा आपका यहाँ पे आके क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो नगर योजना थी, नगर के बारे में किसने बताया हमें कि मौर्य काल में जो नगर बने हुए थे या जो मौर्यकालीन राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसको उदयन लाया था, तो वो किस तरीके से उस नगर की क्या विशेषता थी। तो अब मेगस्थनीज के बारे में हमें लिखना है कि मेगस्थनीज ने उसके बारे में क्या कहा। तो किस तरीके से लिखेंगे, तो लिखना क्या है कि मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना नगर का सुंदर चित्रण किया। यह पाटलिपुत्र नगर की भव्यता एवं विशालता के बारे में अपनी पुस्तक में बताया है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र या पटना नगर की भव्यता एवं विशालता के बारे में अपनी पुस्तक में बताया है, जिसे हम निम्न लिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। अब वो कौन कौन से आपको बिंदु लिखने हैं जो मेगस्थनीज ने बताए थे पाटलिपुत्र नगर के बारे में। तो क्या बताया था कि जो नगर की बसावट थी, पहला पॉइंट, नगर 9.5 मील 9.5 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। इसकी जो बसावट थी वो 9.5 मील लंबी और 1.5 मील चौड़ी थी। उसके बाद में क्या बताया इसने, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार थी। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार थी। अब अगर ये मान लीजिए एक नगर है 9.5 मील चौड़ा लंबा और 1.5 मील चौड़ा,
तो इसकी जो चारों ओर जो दीवार थी, इस तरीके से एक दीवार बनी हुई थी जो किससे निर्मित थी? लकड़ी से निर्मित थी। उसके बाद में अगली पॉइंट, अब मौर्य केंद्रीकृत शासन, बहुत बड़ा साम्राज्य, उस साम्राज्य की राजधानी और उसके चारों ओर लकड़ी की पहले तो दीवार बनाई, उस दीवार के बाद क्या किया कि एक खाई बना दी इस तरीके से, इसकी सुरक्षा के लिए एक खाई बना दी। तो उसका जिक्र कर देना है कि नगर के चारों ओर, नगर के चारों ओर 600 फुट 60 फुट गहरी, 60 फुट गहरी व 600 फुट चौड़ी खाई बनी थी। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब नगर में दरवाजे कितने थे? नगर में प्रवेश के लिए, प्रवेश या आने और जाने के लिए, नगर में आने जाने के लिए लगभग जो बताया गया है, मेगस्थनीज ने जो बताया है, वो 64 दरवाजे थे। तो इस तरीके से आप पॉइंट में लिखेंगे, ठीक, कि मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताया मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की भव्यता एवं विशालता के बारे में अपनी पुस्तक में बताया है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। क्या बताया कि नगर जो था वो 9.5 मील लंबा एवं 1.5 मील चौड़ा था। दूसरा पॉइंट, नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार थी। तीसरा पॉइंट, नगर के चारों ओर 60 फुट गहरी एवं 600 फुट चौड़ी खाई बनी थी। अब इस चीज को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। लकड़ी की दीवार, ये 1.5 मील, ये 9.5 मील। उसके बाद में नगर में आने जाने के लिए क्या 64 दरवाजे थे। तो आप अपने आंसर को इस तरीके से लिखिए ताकि एग्जामिनर को देखकर ही लगे कि बंदा अपने आप में यूनिक है, और यूनिक तरीके से, और हो सके तो इस फिगर को इस तरीके से भी बना दीजिएगा कि ये पाटलिपुत्र नगर, ये लकड़ी की दीवार, ये खाई, इस तरीके से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाने के साथ साथ एक चित्र बनाकर भी। तो ये सारी चीज़ें थी स्थापत्य कला का जो पहला पॉइंट था। राजप्रसाद, आज उस पर चर्चा की। अब अगला जो लेक्चर होगा वो स्तंभ, और स्तंभों के बारे में विशेषकर अशोक ने बनवाए और कहाँ कहाँ पे मिले, उसको किस फॉर्मेट में हमें लिखना है, कहाँ पे फ्लो चार्ट देना है, कहाँ पे पॉइंट बना के लिखने हैं, वो सारा कुछ अगले लेक्चर में। मैंने बोला है कि बीपीएससी की जो मौर्य कला है वो कम से कम 10 लेक्चर में कंप्लीट करूँगा, और किस तरीके से लिखना है वो सारी चीज़ें, एक बेटर आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं, वो सारी चर्चाएं होंगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सभी को। अगर समझ में आया है तो समझ रहे हो? हाँ, ओके, थैंक यू।